खुशामदीद है आपका इमरानियात की दर्स में। हमारे आज के मौजू का अनवान है इमरानियत की नवियत और दायरेकार। हम जिस नुक्ते की बात करेंगे, हम जिस ब्लॉक की बात करेंगे, वो इमरानियत की नवियत और दायरेकार का मुताला कैसे करें। हम जिस नुक्ते की बात करेंगे वो समाजी बुश्रियात के अलमबरदारों के बारे में करेंगे। हमारा पहला हिस्सा कबल पहले हुआ था, आज हम दूसरे हिस्से की बात करेंगे। जॉन फर्ग्यूसन मैकलेनिन एक स्कॉटिश माहिरी नस्लियात, दूसरे के दरमियान इब्तिदाई आज़ादवाजी निज़ाम, कानून, कुलियत पसंदी और रिश्तेदारी की तफहीम में अहम किरदार अदा किया। जो जॉन फर्ग्यूसन थे और मैकलेनिन थे, अगर हम इब्तिदाई दौर की बात करें तो उन्होंने जो अपना गलबा था और जो अपनी नुमाया कारकर्दगी इस हिस्से में की थी जिसमें रिश्तेदारी और कुलियत पसंदी के बारे में बात की थी। इनकी अहम बुश्रियाती तसानीफ प्रिमिटिव मैरिज है, जो इनकी सबसे पहली जो इन्होंने लिखी थी चीजें, उनमें जो बुश्रियात के दौर की तर्ज पर लिखी गई थी, जो तसानीफ थी वो प्रिमिटिव मैरिज के बारे में थी। जो शादी वगैरह हुआ करती थी उस जमाने में, उसी के बारे में ये बात कर रहे थे। शादी के तकरीबात में गिरफ्तारी की शक्ल की असलियत की इंक्वायरी, जो शादी की तकरीबात जो एक कदीम दौर में हुआ करती थी, उसमें जो शक्ल इख्तियार होती थी असलियत की, उसकी इंक्वायरी इन्होंने बजा लाई, जिसमें इसने नए असलाहत और क्रोआइस जैसे किए। उन्होंने नए नए तरीके उस प्रिमिटिव मैरिज में आजमाए, जिसमें एक्सोगैमी या दूसरी एक चीज एंडोगैमी, जो आपस के बीच के नस्लों में होती थी, और एक्सोगैमी जो आपस के नस्लों में नहीं हुआ करती थी। क्योंकि उस दौर में ये शिद्दत से ये चीजें चल रही थी कि लोग अक्सर इस चीज का ख्याल करते थे कि जो शादी होगी वो एक रिश्तेदारी में ही होगी, एक नस्ल में ही होगी। लेकिन फिर एक और दौर चला कि जहां पे उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो शादी है दूसरे नस्लों में भी हो सकती है। ये जो सिलसिला चला, इसी बात पे चला और इसी बात पे ये चीज गौर आमद हुई, जिसमें दो पैट्रिशल थ्योरी एंड स्टडी इन एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें ये दो मज़ामीन अहम थे। एक मज़ामीन जो था वो पैट्रिशल थ्योरी का था, और दूसरा मज़ामीन स्टडी जो इसके साथ ही वाबस्ता था, स्टडीज इन एंशिएंट हिस्ट्री। इनके मारूफ किताब 3 जल्द पर मुश्तमिल है। जो इनकी मारूफ शुदा किताब है वो 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है। अगर हम बात करें, उसमें एक टर्म का इस्तेमाल किया गया जिसका नाम मेंश ईडन के तौर पर शाया हुई थी, जिसमें इंसानी नफ्सियात और सकाफती तारीख के बारे में नजरियात को फरोग दिया। जहां पर इस चीज की बात करें, इस किताब की बात करें, तो इसने एक इंसानी जो नफ्सियात हैं और सकाफती तारीख के बारे में नजरियात को फरोग दिया, जो इर्तिकाब पसंदों के साथ बहुत कम मुश्तरक थे, जिन्होंने एक आलमगीर तहरीक का मुताला किया और सकाफती तारीख के ठोस वाक़यात को नजरअंदाज किया। बनी नवा इंसान की नफ्सियाती वहदत इन्होंने बताई कि इंसान की नफ्सियाती वहदत कहां से कहां तक महदूद रख सकती है। सर एडवर्ड ब्रेंट टेलर, जिन्होंने आम तौर पर बानी या फर्द ऑफ कल्चर एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है, जिसे अक्सर हम टेलर के नाम से पुकारते हैं, जिसे सर एडवर्ड ब्रेंट टेलर कहते हैं, जिन्होंने
जो बात कही थी, उन्हें उनकी बात पर फील्ड ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के तौर पर एक महारत हासिल थी और उन्हें माहिर कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी माना जाता था। इन्हें इसकी बुनियादी तौर पर सकाफती इर्तिका और फैलाव मजहब जो इन्होंने बात कही थी, इन्होंने कई ऐसी बात कही थी कि जो सकाफत थी उसका फैलाव कैसे रहा और मजहब और जादू की इब्तिदाई की नजरियात से ताल्लुक रखती है। जो इन्होंने बातें कही उसमें अक्सर यही चीज दोहराई गई कि मजहब कैसे था, जादू कैसे था और इनकी नजरियात आपस में किस तरह से मिल रही थी और इनमें किस तरह की मुख्तलिफात आपस में थे। और जो इन्होंने बातें कही थी वो कहीं ना कहीं सकाफती इर्तिका के बारे में थी, क्योंकि सकाफत और सकाफती बका के इनकी तस्वीराती तारीफ आज तक शुमार की जाती है। वो सबसे ज्यादा के तौर पर बाहर खड़ा है। समाजी सकाफती बुशरियात के अलमबरदारों में मुमताज माहिर बुशरियात माने जाते हैं। इनको समाजी बुशरियात के माहिरीन में भी माना जाता है। इनके कुछ अहम कामों में शामिल है इंसानों की इब्तिदाई तारीख में तहकीक और तहजीब की तहकीक। जो इंसान की एक इब्तिदा हुई, जब इंसान का वजूद आया, तो वहां पे एक ऐसी चीज थी कि सब सारी चीजें, सारे लोग जो थे, सारे इंसान थे, एक ही तर्ज पर जिंदगी का गुजारा कर रहे थे। और ये एक बहुत सारे सालों तक ये चलता रहा, क्योंकि एक महदूद जिंदगी थी और एक महदूद इंसान की पहुंच थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ इंसानों ने अकल की शऊरी पाई, अकल की तरक्की पाई और उन्होंने कुछ चीजों पे गलबा पाया। और जिन लोगों ने उन चीजों पे गलबा पाया और उससे समाज में तवाजुन बिगड़ गया। क्या तवाजुन था? एक हिस्सा, एक समाज का एक पहलू इस तरह हुआ कि जो एक कदावर शख्सियत बन गई और दूसरा पहलू समाज का बन गया जो निचले तबके के रह गए, क्योंकि जिनमें अकल फहमी थी उन्होंने नए तरह के औजार बनाए और उन्होंने औजार बना के बहुत सारी तरक्की की। और जो उनके नीचे थे कुछ लोग जिनकी अकल की फहमी कम थी, वो इन पे डिपेंडेंट हो गए और इस पे डिपेंडेंट होके वो खुद कुछ नहीं कर पा सके और उन्हें इन चीज पे डिपेंडेंट रह के इनसे जो भी खुराक, जो भी पैदाशुदा चीजें उनको खाने के लिए लानी पड़ती थी, वो इनसे लेते थे। और यही से सिलसिला जवाल और तरक्की का होता रहा। जो ही तरक्की आती रही, लेकिन जो आम लोग थे उनके लिए तरक्की नहीं थी, उनके लिए बहुत सारी किस्म के जवाल थे, क्योंकि उन्हें बहुत सारा काम लिया जाता था। उन्हें इन पे मखसूस रहना पड़ता था, क्योंकि वो इनके बगैर अपनी जिंदगी का सहारा नहीं कर पा सकते थे। इंसानों की इब्तिदा तारीख में तहकीक और तहजीब की तरक्की, वो सारी बातें ब्रेंट टेलर ने कही कि किस तरह से तरक्की हुई, किस तरह से मजहब का बोलबाला हुआ, किस तरह से जादू की इर्तिका हुई। तो इन सारी चीजों के बारे में ब्रेंट टेलर ने बात की। कदीम सकाफती बुशरियात इंसान और मजहब का मुताला का तारुफ किया। अगर हम बात करें दूसरे जंग अजीम की, जिसे सेकेंड वर्ल्ड वार कहते हैं, उसके बाद क्या हुआ, तो ये देखते हैं कि समाजी सकाफती बुशरियात जो कि नस्लियात और नस्लियात के शोबों पर मुश्तमिल थी, जो समाजी बुशरियात जो थी, सकाफती बुशरियात जो थी, जो नस्लियात जिसे रेस कहते हैं, नस्लियात के शोबों, रेसिस के शोबों पे मुश्तमिल थी, वो उसका थोड़ा पहल हो गया। एक अमेरिकी स्कूल ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो मैं तब्दील हो गई, जो जबकि समाजी बुशरियात ने साख्त की फंक्शनलिज्म के असूलों के चैलेंज किया और इन्होंने बहुत सारे जो उस वक्त के स्कूल थे उनको चैलेंज किया और चैलेंज करते हुए कार्लो लियो ऑस्ट्रेस के नजरियात को जज्ब करके यूरोप में मतनू बनाया। मैक्स क्लिक
ग्लिकमैन के पैरोकार और तनाज़ात, तब्दीली, शहरी बुशियात और नेटवर्क्स के मुताले को कबूल करते रहे। इन्होंने इन चीजों पे सारे गौर किया और इन चीजों पे गौर करके इन्होंने समाज में जो सारी तब्दीलियां थी, जो सारी सकाफती, समाजी, नस्लियाती तब्दीलियां थी, उनको एक चीज में अकस करके और इंसानों के पास वो दर्स लाया जो हमारे पास अभी मौजूद है। और यही वो लोग थे जिन्होंने तनाज़ात, जो कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि मैंने अभी भी बात कही कि किस तरह से समाज में तनाज़ात का उभरना शुरू हुआ। क्योंकि जब समाज में कुछ लोग तरक्की कर रहे थे, कुछ लोग पीछे बिछड़ रहे थे, और यही सारे पीछे बिछड़े हुए लोग उन तमाम लोगों पे माइल हो गए जो बहुत सारी तरक्की कर रहे थे। और यही से तनाज़ात का सिलसिला शुरू हो गया। और ये तनाज़ात का ही सिलसिला नहीं रहा, बल्कि तनाज़ात के सिलसिले में तब्दीलियां भी शुरू हो गई। और वो तब्दीलियां क्या थी? कहीं किसी जैसे जिन्होंने तरक्की की, उनके लिए वो बाइस शरफ थी और बाइस कामयाबी थी, लेकिन जो निचले तबके के लोग थे, उनके लिए जुल्म से जुल्म बढ़ता गया। जो अर्बन एंथ्रोपोलॉजी है, और जो अर्बन एंथ्रोपोलॉजी में एक किस्म का मयार ऐसा भी था जिसमें नेटवर्क्स सोसाइटी का भी मुताला किया गया। रहोडस लिनक्सटो इंस्टीट्यूट में अपनी बहुत से साथियों और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ, जो इज्तिमाई तौर पर मैनचेस्टर स्कूल के नाम से जाना जाता है, ने वाजिया तौर पर मार्क्सिस्ट से आगा नजरिया मुतारिफ कराने, तनाज़ात और तनाज़ात के हल पर इनका जोर और इनके जराया को नई समतों में ले लिया। इन तरीकों पर तवज्जो, जो ब्रिटिश सोशल एंथ्रोपोलॉजी थी, जो एक सोसाइटी थी देन जिनमें अफराद गिरफ्त वो शनीद करते हैं और समाजी सकाफती इम्कानात और इस्तेमाल करते हैं। इस अरसे के दौरान ग्लिकमैन अमरीकी माहिरीन बुशियात पॉल बोनन के साथ कानून के बुशियात मुताला के अंदाज, नस्लियाती तरीक़ेकार पर झगड़े में भी मुलविस रहे। जो ग्लिकमैन थे एक अमरीकी माहिरीन बुशियात थे, और बोहनन जो थे पॉल बोहनन, तो उनके दरमियान इख्तिलाफात शुरू होते गए, क्योंकि दो तबके के लोगों में अक्सर अपनी नजरिया की मुख्तलिफात होते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें, कोई भी किसी भी तबके के लोग हो, कोई भी किसी भी शऊर के लोग हो, उनमें अपना एक नजरिया होता है और इनका नजरिया उनको एक दूसरे से मुख्तलिफ कर लेता है। और यही वजह थी कि ये जो ग्लिकमैन और पॉल बोनस, इनके दरमियान जो नजरिया थे वो झगड़े के बायस भी हो गए, वो एक झगड़े का बायस बन गया। इसका ख्याल था कि नस्ली आदाद व शुमार में इस्तेमाल होने वाली मकामी असलाहतों का तर्जुमा एंग्लो अमेरिकन कानून असलाहत में किया जाए। जो ग्लिकमैन थे वो अमरीकी माहिर थे और वो यही चाहते थे कि जो नस्ली आदाद व शुमार हैं, जो इसमें तरक्कियां और जो इसमें वाबस्तगियां और जो इसमें मकामी असलाहत हो, उनका इस्तेमाल किया जाए, जिसे एंग्लो अमेरिकन कानून कहा जाता था। ये इनका नजरिया था जो ग्लिकमैन थे। अंजुमन बराए समाजी बुशियात बरतानिया और दौलत मुश्तरका, जिन्हें कॉमनवेल्थ कहते हैं, की बुनियाद 1946 में रखी गई थी। जो दौलत मुश्तरका और समाजी बुशियात बरतानिया के जो अलमबरदार थे, जो वहां के अंजुमन थे, जो माहिरीन बुशियात थे, उन्होंने 1946 में इस चीज की बुनियाद रखी थी। बरतानिया में बुशियात का बहुत बड़ा फिक्री असर था। जो बरतानिया था
उसमें बुशरियात का बहुत ज़्यादा असर था, क्योंकि वहाँ पे सकाफ़त का उरूज था, वहाँ पर नस्ली चीज़ों पे ज़्यादा लोगों का तवज्जो था और यही वजह थी कि बुशरियात वहाँ पे उरूज पे थी और बुशरियात के सिलसिले वहाँ उस पे काम किया गया था और उस पे उस वक़्त काम करने पे लोग माइल हुए थे। इसने ईसाइयत के खात्मे, सकाफ़ती रिश्तेदारी की नशो-नुमा, जदीद ज़िंदगी में कदीम की बक़ा के बारे में आग जो बरतानिया में बुशरियात का जो मैंने अभी भी कहा कि किस तरह से उरूज पे थी, वहाँ पे किन चीज़ों पे ज़ोर दिया गया वो रिश्तेदारी थी और नशो-नुमा था और जदीद ज़िंदगी में कदीम जो बकाई थी और उसकी इर्तिका के बारे में कहा गया था। और जो तज्ज़ियाती तरीकों को भी हम आहंगी से बदलने में अहम किरदार अदा किया गया था। और यहाँ पे जो बातें हो रही थी, वो सब सकाफ़त के बारे में बात हो रही थी और सब रिश्तेदारी की नशो-नुमा के बारे में बात हो रही थी। क्योंकि यही जो था, यही जो सिलसिला था, यही सिलसिला चलता रहा और इन्हीं पे चाहे वो बरतानवी थे, चाहे वो एंग्लो अमेरिकन थे, वो इस चीज़ पे गौर कर रहे थे और इसी चीज़ पे गौर करने के बाद वो अपनी बात रख रहे थे। और हालाँकि अगर हम देखें ग्लिकमैन थे और पॉप बेनेन थे, उनमें जो तज़ादी इख्तिलाफ़ात इसी चीज़ का था कि वो एक नुक्ते नज़रिए से अपने नज़रिए को पेश कर रहे थे और वो जो ग्लिकमैन थे, वो दूसरे नज़रिए से पेश कर रहे थे। बट अक्सर जो बात हो रही थी, वो सकाफती और रिश्तेदारी के नशोनुमा के बारे में बात हो रही थी और यहाँ तक कि जदीद जिंदगी के बारे में भी बात हो रही थी और जदीद की जिंदगी के बारे में बात ही नहीं बल्कि कदीम जिंदगी के बारे में भी बात हो रही थी और तजरियाती तरक्कियों के बारे में भी बात हो रही थी। जो भी सारी तरक्कियां हो रही थी उस वक्त, जो भी चीजें वहां पे चल रही थी, वहां पे यही मसला था और यही यही मुताला था कि लोग किस तरह इस इल्म से आशना हो जाए जो अक्सर लोग बातें करते थे और वहां पे वही सारे इन चीजों का मुताला हुआ करता था जो वहां पे जो तज्जियाती तरक्की थी। क्योंकि समाज जो था, मैंने अभी भी बात की थी कि समाज अक्सर तरक्की के मरहले में रहता था, एक तब्दीली। हाँ, हालांकि कभी कभार ऐसा कहा जाता है कि जो तरक्की थी वो शायद कामयाबी की तरफ नहीं थी, बट समाज का मरहला तब्दील होता रहा और समाज का मरहला यकसा नहीं रहता रहा और समाज के मरहले में जो तब्दीलियां आती रही वो आया थी और आया इस तरह थी क्योंकि तब्दीली आ गई और पीछे से चीजें जो बदल ना सकी उनको लोग अक्स करते रहे और उनको अक्सर लोग आपस में मिलाते रहे और लोग मिलाने के बाद यही कहते थे कि शायद समाज जो था पिछले दौर में एक तरह की शक्ल इख्तियार कर रहा था और आज मौजूदा दौर में कोई दूसरे तरह की शक्ल का इख्तियारी कर रहा है। जो जदीद सकाफत थी जिसके बारे में हम अब बात कर रहे थे, हम दूसरी जंग अजीम के बारे में, दूसरी जंग अजीम के बाद के बारे में बात कर रहे थे। अब जो जदीद सकाफत में मरकजी हैसियत रखते थे वो सारी बातें, चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे सकाफत हो, चाहे इल्म का उरूज होना हो, बाद अज़ा 1960 और 1970 की दहाइयों में एडवर्ड लिंच और इनके तालिब इल्मों, इनकी जो तालिब इल्म थी वो मैरी डिकलस और नोरिया लेमन थे और दूसरों के दरमियान के अंदाज में जो और एक माहिर थे उस वक्त के, जिसका नाम लेवी स्ट्रॉस थे, वो फ्रांसी शख्सियत को मुतारिफ कर रहे थे। ये जो लोग थे जिनमें हमने एडमंड लीच के बारे में बात की थी, जिनमें हमने डॉगलस के बारे में बात की थी, जिनमें हमने हमने नूर यलमन की बात की थी और जिनमें लिविस स्ट्रॉस की बात की थी और इन्होंने जो इंसानी इन सियासी शख्सियत को मुतारिफ किया। जो भी सियासी शख्सियत थी, जो भी तब्दीलियां हो रही थी, इन्होंने लोगों को उनसे मुतारिफ कर दिया था। बरतानवी दौलती मुश्तरका के ममालिक में समाजी बुशरियात अक्सर इदारा जाती तौर पर
समाजी बुशरियात और प्रेमेटोलॉजी से अलग रही है। अगर हम बरतानी और दौलती मुश्तरक के ममालिक के बारे में बात करें, जिन्हें कॉमनवेल्थ भी कहा जाता था और जिन्हें कॉमनवेल्थ कहा जाता है, और बरतानवी जिसे ब्रिटिश कहते हैं, तो जो समाजी बुशरियात है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, अक्सर इदारा जाती, अक्सर इसको इदारा जात में कहा जाता था, और जिस्मानी बुशरियात जो ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी है, और प्रेमेटोलॉजी जो पुराने दौर की बातें थी, उसे अक्सर अलग कहा जाता था। और ये बरतानिया और दौलत मुश्तरका के लोग थे जो इन्हें अलग करते थे और जो इन्हें अलग मानते थे, जो हयातियात और हैवानियात के शोबों से मुंसलिक हो सकती है। इन लोगों जो ये जो लोग थे जो बात कर रहे थे, वो हैवानियात के बारे में बात कर रहे थे, या हयातियात, जिंदा रहने के बारे में, शोबों जो मुख्तलिफ शोबे थे, उनके बारे में बात कर रहे थे। और एंशंट रिमेनेंट्स, जिसे आसारी कदीमा कहते थे, जिन्हें हम आज के दौर में आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी कहते हैं, क्योंकि वो आसारी कदीमा है, पुराने वक्तों में जो लिखी हुई चीजें हैं, जो पाई हुई चीजें हैं। क्योंकि दो तरह की जो तवारीख है, एक तवारीख है जिसे प्री हिस्ट्री कहते हैं, जिसे प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। प्री हिस्ट्री, पुरानी जो तवारीख है, वो इस तरह की तवारीख है जहां पे हमारे पास वो चीजें मौजूद हैं जो उस दौर की चीजें मौजूद हैं, बट उस दौर की चीजों को हम अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते, और उन चीजों को हम बयान नहीं कर सकते। हमारे पास वो चीजें हैं, बस हम वो देख सकते हैं और हम वो लोगों को दिखा सकते हैं, पर हम बता नहीं सकते हैं कि ये चीजें क्या है। और दूसरी किस्म की तवारीख है जिसे प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। प्रोटो हिस्ट्री वो सारे तवारीख हैं और वो सारी चीजें हैं जिनको हम बयां कर सकते हैं और जिनको हम लोगों के पास ला सकते हैं। क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे जो हयातियात थी, हैवानियात थे, इन शोबों के बारे में बात कर रहे थे, और इसी बीच हमने बात छेड़ी थी वो आसारी कदीमा की थी, जिसे हम आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी अभी कहते थे, जो क्लासिकी मसरियात और मिस्रियात और इस तरह के शोबों से मुंसलिक हो सकती है। इनमें जो शोबे थे, चाहे वो मिस्रियात या दूसरे तरह के ममनून शोबे थे, उनको मिल सकते थे और इन ममालिक के साथ मिलकियत कर सकते हैं। और कुछ खास तौर पर छोटी बरतानवी और शुमाली अमेरिकी की यूनिवर्सिटियों में ये सारी चीजें, जो ये सारी बातें जो थी, ये जो सारे मामले थे, चाहे वो एडमंड लीच का था, चाहे वो लीविस स्ट्रॉस का था, वो बरतानी और शुमाली अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में इन चीजों का दर्ज दिया करता था, क्योंकि इन्होंने अक्सर इस चीज पे जोर दिया कि जो समाजियात में जो समाजी तब्दीलियां आ रही थी और सियासी तब्दीलियां इसमें आ रही थी, उसको इन्होंने अक्स किया और लोगों के सामने पेश किया। माहिरीन बुशरात ने खुद को इदारा जाती तौर पर लोक दस्तानों, अजायब घर के मुताले, इंसानी जोग्राफिया, समाजियात, समाजी ताल्लुकात, नस्ली उलूम, सकाफती उलूम और समाजी कामों के स्कॉलर्स से मुंसलिक पाया है। अगर हम बात करें जो हमने अभी शुमाली अमेरिका और बरतानवी यूनिवर्सिटी के बारे में बात की, तो जो माहिरियन बुशरात उस वक्त के और इस स्कूल ऑफ थॉट के थे, उन्होंने खुद को इदारा जाती तौर पर किन चीजों से मुंसलिक किया जो शुमाली अमेरिका में थे और बरतानवी यूनिवर्सिटीज में थे। उन्होंने अपने आप को इस तर्ज अमल पे मिलाया, तर्ज अमल पे खुद को इदारा जाती लोगों से, दस्तानों में जो लोगों के जो उस वक्त जो अजायब घर के मुताले थे, जिन्हें म्यूजियम कहा जाता था, क्योंकि वहां पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स थे, बहुत सारी चीजें थी, या इंसानी जोग्राफिया, जो जो जमीन का तवाजुन था, जो जमीन की तारीख थी और जो जमीन का फैलाव था, या सोशियोलॉजी, समाजियात या समाजी ताल्लुकात, जिसमें शादी, जिसमें रिश्तेदारी, जिसमें मजहब, जिसमें ये कहते हैं इसे जिसमें तालीम या नस्ल उलूम जो रेसिस का उलूम है, या सकाफती उलूम या समाजी कामों के स्कॉलर से मुंसलिक किया। इन्होंने इन चीजों को समाजी स्कॉलर से मुंसलिक पाया। बरतानवी बुशरियात ने
खालिसतन अलामाती या अदबी मौसलियात पर समाजी तंजीम और माशरियात पर जोर दिया। जो बरतानवी स्कॉलर थे, माहिरीन बुशरियात थे, उन्होंने जो खसलतन थे, जो उनकी जो जिसे अक्सर हम कहते हैं कि किसी इंसान का तज्ज़े अमल किसी मखसूस चीज की तरफ होता है और किसी और इंसान का कोई और मखसूस होता है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों इंसान का जो नजरिया हो एक साथ मिलता हो, बेशक इसमें फर्क है, लेकिन कुछ चीजें जो नजरिए होते हैं वो किसी चीज से बने हुए होते हैं, किसी चीज से मुतासर होते हैं। कहीं अगर हम बात करें, जब अपने अपने शोबेजात के लोगों के, चाहे समाजियात के हो, चाहे बुशरियात के हो, चाहे सियासत के हो, चाहे दीगर उलूम के हो, तो जो वो बात रखते हैं वो अक्सर अपने नजरिए से बात रखते हैं। नजरिया उनका जो उनका नजरिया होता है वो किसी ना किसी चीज पे मामूर होता है, और कोई ना कोई चीज उस चीज को इसको कहीं ना कहीं एक तरह की पेशे रफ्त में लाता है, और वही आमतौर पर लोगों को बताता है कि किस तरह से अक्सर वो लोग एक किस्म का एक नजरिया देते हैं, और वही नजरिया इस चीज का मामूल बन जाता है कि उनकी जिंदगी पे किस शोबे का असर रहता है, और वो उस शोबे के बाद जो बात रखते हैं वो इसी शोबे के तर्ज पे रखते हैं। और यही बात बरतानवी बुशरियात के माहिरीन थे, जो मौज़ूआत पर समाजी तंजीम और माशरियात के बारे में जोर देते थे। इसके बाद एक यूरोपीय एसोसिएशन आई, जिसे एसोसिएशन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी कहते थे, जिसे EASA एब्रिविएशन के नाम से माना जाता था। उसने 1889 में बुनियाद पाई, जिसमें स्कॉलरशिप की एक सोसाइटी के तौर पर 14 यूरोपीय ममालिक, जो उस वक्त के 14 यूरोपीय ममालिक थे, वो इसके अरकान बन गए, और इन्होंने मीटिंग में रखी गई थी, और इनके बीच जो अक्सर गुफ्तगू होती थी वो एक किस्म की मीटिंग रहती थी, और इस मीटिंग से यही सिलसिला चलता रहा। जैसे वेनरन ग्रेन फेडरेशन फॉर एंथ्रोपोलॉजी रिसर्च के हामियत हासिल थी। एसोसिएशन 2 साला कॉन्फ्रेंसों का एहतमाम करके और अपने तालीमी जरीदे सोशल एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिकल सोशल, एंथ्रोपोलॉजी सोशल में तरमीम करके यूरोप में बुशरियात को आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। ये जो यूरोपीय एसोसिएशन थी, यूरोपीय एसोसिएशन ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी थी, इन्होंने भी एक किस्म का काम किया, और इन्होंने भी अपने शोबात में तरक्की का मरहला शुरू कर दिया, और इन्होंने भी यूरोप में बुशरियात को आगे बढ़ाने में कोशिश की। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में समाजी बुशरियात के शोबों ने मैदान के मुख्तलिफ पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की है। समाजी बुशरियात के शोबे दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में मौजूद हैं। जो समाजी बुशरियात हैं, सोशल एंथ्रोपोलॉजी हैं, उसके जो शोबेजात हैं वो दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में शामिल हैं और दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। समाजी बुशरियात का मैदान इन तरीकों से फैल गया जिसकी इस शोबे के बानू ने तवक्का नहीं की थी। जो इस शोबे के बानू थे, जो इस शोबे के अंजुमन थे, उन्होंने ये इतना तसव्वुर नहीं किया था कि हमारा जो शोबेजात है वो क्या तरक्की करेगा, वो क्या कहीं उरूज पे पाएगा। उनका यही था कि हमने एक शोबाजात कायम किया, और ये शोबाजात जो हमने कायम किया ये मखसूस और महदूद वक्त तक चले, और उन्हें ये नहीं पता था कि ये तरक्की का मरहल बन सकता है और तरक्की का बायस हो सकता है, और उन्हें ये भी पता नहीं था कि यूनिवर्सिटीज जो थी वो इस दर्स तदरीस का अमल में लाए। समाजी बुशरियात का मैदान इन तरीकों से फैल गया है जिसकी इस शोबे के बानू ने तवक्को नहीं की थी। मिसाल के तौर पर साख्त और हरकायात के ज़ेली फील्ड में समाजी सकाफती बुशरियात
اور سماجی بشریات کے اصولی محروروں کو اکھاڑا کرتی تھیں۔ ثقافتی بشریات ان متعدد طریقوں کا تقابلی مطالعہ ہے جن سے لوگ اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھتے ہیں۔ اور سماجی اور ثقافتی بشریات جو تھے یہ ایک ایسا سلسلہ تھا جہاں پہ جو لوگ ہیں اپنے ارد گرد کے دنیا کو سمجھتے ہیں، کیونکہ یہی وہ شعبہ جات ہے جہاں پہ لوگ غور کرتے ہیں اور جہاں پہ لوگ ایک دوسرے نسلوں کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک دوسری سماجیوں کی طرف دیکھتے ہیں اور انہیں یہی ان چیزوں سے آگاہ ہوتے ہیں کہ کون کیا ہے اور کیا چیزیں کون سی فوائد میں رہتی ہے اور کس طرح زندگی کا روزمرہ زندگی کا جو لوح لنگر ہے وہ کس طرح سے چلتا رہا، کیونکہ یہی جو چیز ہے اور یہی جو ترقی کے مراحل ہیں یہ انسان کو ایک قسم کی ایک راستگی کرتی ہے اور انسان اسی راستے پہ چل کے پھر بہت ساری ترقی پاتا ہے۔ جبکہ سماجی بشریات افراد اور گہروں کے درمیان تعلقات کا مطالعہ ہے، ثقافتی بشریات کا تعلق فلسفہ، ادب اور فنون سے زیادہ ہے۔ ثقافت خود اور گہرے کے تجربے کو متاثر کرتی ہے، لوگوں کے علم، رسوم و رواج اور اداروں کی مکمل تحقیق میں حصہ ڈالتی ہے۔ جو ثقافتی بشریات ہے وہ فلسفہ، ادب اور فنون کی زیادہ جو ثقافت خود کو جو تجربہ کرتی ہے اور لوگوں کے علم اور رسم و رواج اور اداروں کو مکمل تحقیق میں حصہ ڈالتی ہے، جبکہ سماجی بشریات کا تعلق سماجیات اور تاریخ سے زیادہ ہے۔ حالانکہ سماجی بشریات کا جو تعلق ہے وہ تواریخ اور سماجیات سے زیادہ ہے۔ اس میں یہ سماجی ڈھانچے خاص طور پر دوسرے اور دیگر آبادیوں جیسے اقلیتی، دلی غیر حکومت، ذیلی گروپوں، اختلافی افراد وغیرہ کو بھی شامل کرتی ہے، جو جیسے اقلیتوں مائنورٹی کے بارے میں بھی سمجھنے میں مدد کرتی ہے، جو سماجی ڈھانچہ ہے اس کو بھی سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ ان کے درمیان کوئی ساخت اور تیز فرق نہیں ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ زمرے کافی حد تک اور دلچسپ ہے۔ سماجی ثقافتی بشریات میں انکوائری جزوی طور پر ثقافتی رشتہ داری سے رہنمائی کرتی ہے، دوسرے معاشرے کو ان کے اپنی ثقافتی علامتوں اور اقتدار کے لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، دوسرے ثقافتوں کو ان کی اپنی شرائط میں قبول کرنا ثقافتی موازنہ میں کمی پسندی کی معتدل کرتا ہے۔ ایتھنوگرافی ایک اخلاقیات اور نسلی تحقیق کے پیداوار دونوں کا حوالہ دے سکتی ہے، یعنی ایک نسلیاتی مونوگراف ایک طریقہ کار کے طور پر نسل نگاری، کمیونٹی یا دیگر تحقیقی سیاحت کے اندر طویل مدتی فیلڈ ورک پر مبنی ہے۔ شریک مشاہدہ سماج اور ثقافتی بشریات کے بنیادی طریقوں میں سے ایک ہے۔ نسلیات میں مختلف ثقافتوں کا منظم موازنہ شامل ہے، حصہ لینے والے کے مشاہدے کا عمل خاص طور پر ایک ثقافتی تصویراتی بمقابلہ ایٹک یا تکنیکی نقطہ نظر سے سمجھنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ رشتہ داری اور سماجی تنظیم کا مطالعہ سماجی ثقافتی بشریات کا مرکزی مرکز ہے، کیونکہ رشتہ داری ایک انسانی آفاقی ہے۔ سماجی ثقافتی بشریات میں معاشی اور سیاسی تنظیم، قانونوں اور تنازعات کے حل، استعمال اور تبادلے کے نمونے ہیں۔
मादी सकाफत, टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचा, सन्नती ताल्लुकात, नस्ल, बच्चों की परवरिश और समाजी कारी, जिसमें मजहब, अफसाना, अलामती इक़्तिदार, आदाब, आलमी नजरिया, खेल, मौसीकी, ग़ज़ायात, तफरीह, खेल, खाना, त्यौहार और ज़बान, जो लिसानी बुश्रियात में भी मुताला का मक़ासद है। 90 साल पहले 1 अगस्त 1987 में को जो समाजी एलएसी ब्रोंसिला मेलिनोस्की ने बुश्रियात की चेयर संभाली, जो कि लंदन में अपनी नवियत का पहला वाक़ा है। वो एलएसी में अपनी 14 साल कैरियर में 3 साल का था। इस वक्त में इसने स्कूल को यूरोप में एक क्लेदी मरकज के तौर पर कायम किया, जिसको इस वक्त आदमी लोग कहा जाता था। दूर दराज जजीरों के एक सर्किट के जो ब्रोंसिला मेलिनोस्की है, उसकी बात हो रही है कि जो समाजी बुश्रियात के एक अहम अलमबरदारों में से थे, वो उन्होंने जो एक सोसाइटी बनी थी उसमें अपना शामिल अपने आप को कर दिया और 14 साल तक उसी में रहे और उन्हें जो आदमी लोग या जो उनकी बातें थे उनको लोगों तक पहुंचाई गई। जदीद समाजी बुश्रियात की बुनियाद बरतानिया में पहले जंग अजीम के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में रखी गई थी। अगर हम जो अब जदीद समाजी बुश्रियात की बात करें, क्योंकि हमारा जो नुक्ता है वो अलमबरदारी के बारे में बात हो रही है, तो हमें अलमबरदारी में सारे नुक्ते काबिल जिक्र में लाने हैं और उन सारे नुक्तों पे बात करना है जो सारे नुक्ते इस चीज को हमारे सामने लाते हैं, जिसमें जदीद समाजी बुश्रियात का इल्म होना और जदीद समाजी बुश्रियात का वजूद में आना। क्योंकि जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस था, उसमें उस चीज की बुनियाद रखी गई थी। असरात में दोनों तरीकेकार इनकलाब शामिल हैं, जो मेलिनोस्की के ट्रोबेंट जजायर के बारे में बात की थी मेलिनोस्की ने, उसमें इस चीज का अक्स पाया जाता है। और ब्रोंसिला मेलिनोस्की के अमल पर मबनी फील्ड वर्क और एल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन के निज़ाम के नजरियाती प्रोग्राम के लिए पेश किए गए। जो समाजी बुश्रियात थी उसमें अक्सर फील्ड वर्क का काम लिया जाता था, क्योंकि यही वो आला था जहां पे लोगों से मिल सकते थे और जहां पे हमें अक्सर हमें एक किस्म का इल्म मिलता था, एक खुसूसी इल्म मिलता था और जो काबिल एहतराम और काबिल कबूल था। क्योंकि उस दौर में लोग ऐसा करते थे कि वो इल्म जो उस वक्त था लोगों के कम तरीक़ेकार थे और उनके पास वो सारे तरीके नहीं थे जो वो पेश कदम लाए जिनसे लोगों को इल्म में बरतरी हो जाए। वहां पे अगर हम बात करें मेलिनोस्की की या किसी के फील्ड वर्क की बात करें जो बराए निज़ाम है, जो प्रोग्राम के लिए पेश की गई थी, जिन्होंने एक ऐसा ढांचा कायम कर दिया और इस ढांचे में
ایک نئی تبدیلی لائی اور اسی تبدیلی کو لا کر لوگوں کے پاس پیش کر دیا۔ موازنہ جو کہ سخت فیلڈ ورک کے تصور پر مبنی تھا، اور ڈرکیم جو بھی ایک مشہور سماجیات کے علمبرداروں میں سے تھے، جنہوں نے فنکشنلسٹ تصور پر مبنی اپنی جو کام تھا وہ کیا۔ جو دیگر دانشور تھے، دیگر دانشوروں کے بانوں میں ڈبلیو ایچ اور ریوواز اور اے سی ہیڈن شامل تھے۔ یہ سارے علمبردار تھے جنہوں نے موازنہ کیا اور جن کی باتیں جو تھی وہ فیلڈ ورک پہ مبنی تھی، کیونکہ فیلڈ ورک ایک ایسا آلہ تھا، ایک ایسا طریقہ تھا جہاں پہ لوگوں کو جو بھی اس وقت کے ماہرین تھے، انجمن تھے، وہ جب ایک کسی جگہ جاتے تھے تو انہیں جو لکھی ہوئی باتیں تھی جن میں کبھی صداقت تھی یا کبھی صداقت نہیں تھی، ان باتوں کو غور کرنے کے لیے، ان باتوں کو دیکھنے کے لیے یہ سارے کام جسے فیلڈ ورک میں انجام دیا گیا۔ اور یہی وہ چیزیں تھی جو فیلڈ ورک تھا، یہی وہ آلہ تھا، یہی وہ علم تھا اور یہی وہ علمیات تھا کہ جہاں سے ہمیں بہت سارے شعبوں کے بارے میں ہمیں علم ملتا ہے، جن میں ہم نے میلینوسکی کی بات کی ہے، جن میں ہم نے ڈرکھیم کی بات کی ہے، جو ایک فنکشنلسٹ اپروچ کے ساتھ چلے تھے، کیونکہ یہ اس تصور پہ پہنچے، اختتام میں یہ ان باتوں پہ پہنچے، انہوں نے کہا کہ جو بھی ہم بات کر رہے ہیں، جو بھی سماج میں چیزیں ہیں، اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، بٹ ان کا ملنا ان کی کام کی وجہ سے ہے۔ جیسے ڈرکیم نے کہا کہ انسان میں اجزاء ہے، یہ اجزاء آپس میں ملا کر ایک انسان بن لیتے ہیں۔ انسان کے گردے ہیں، انسان سانس لیتا ہے، انسان کے باقی چیز ہیں، انسان کا جسم ہے، تو یہ ساری چیزیں مل بیٹھ کے انسان بناتے ہیں۔ تو انہوں نے یہی چیز کہا کہ یہ ساری چیزیں جو تھی یہ انسان بناتی ہیں، اور جب یہ ساری چیزیں مل کے بنتی ہیں پھر کوئی انسان کوئی حرکت یا کوئی کام کر پاتا ہے۔ اور یہ اس چیز کا نظریہ بھی رکھتے تھے کہ اگر انسان کوئی حرکت کرتا ہے، اگر کوئی کام کرتا ہے، یہ ان ملاپ سے کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے اس کی حرکت کی وجہ سے ان کا ملاپ ہے۔ تو اس نے کہا کہ سماج میں جو بھی چیزیں ہیں ان کی کوئی کام ہے، وہ بیکار کی چیزیں نہیں بنی ہیں، کیونکہ ان کا آپس میں ڈیپینڈ رہنا اس چیز کو ہمارے پاس لاتا ہے کہ کوئی چیز ہو پاتا ہے۔ جب چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو کوئی چیز ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ اسی طرح سماج میں سماج کی چیزیں جو ہمارے پاس ابھی ہیں، جو ہمارے ساتھ آئی ہیں، جو ہمارے ساتھ چل رہی ہیں، وہ یہی وجہ ہے کہ فنکشنلسٹ تصور سے پیش ہوتی ہے، کیونکہ یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے پاس آئی اور ہم نے استعمال کی، اور ایک قسم کا آپس میں یکساں رہنا
फिर इनको हमारे पास लाती है, जिनकी वाकफियत वलेहम वेंडिथ और एडोल्फ बोस्टन की हम असर पैरा स्कॉलर्स की अक्कासी करती है। और सर एबीटी एफन ऑगस्ट कॉम्टे के बाद एक मुस्बत साइंस के तौर पर बुश्यात आई है। एडमर्ड लीच 1962 ने समाजी बुश्यात की तारीफ एक किस्म की तकाबली माइक्रोसोशियोलॉजी के तौर पर की है, जिसकी बुनियाद गहरी फील्ड वर्क स्टडीज पर है। अगर एडमंड लीच की बात करें, जो 1962 में थे, उन्होंने समाजी बुश्यात की तारीफ एक किस्म की तकाबली माइक्रोसोशियोलॉजी के तौर पर की, जिसका वजूद एक फील्ड वर्क स्टडी से था। स्कॉलर्स ने साइंस और माशरे की नवीयत पर कोई नजरियाता ऑर्थोडॉक्स तय नहीं किया। और इनके तनाव इन ख्यालात की अक्कासी करते हैं, जिनकी शदीद मुखालिफत की जाती है। इर्द गिर्द जेवरात, जिसे कोलार्निक के नाम से जाना जाता है, ने इनके सबसे मशहूर काम ऑर्गोनट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक की बुनियाद बनाई। इन्होंने देखा कि किस तरह किसी भी जाहिर इस्तेमाल की कदर के बगैर अशिया का तबादला, तिजारत और सहूलियत फराहम करने, हैसियत पर गुफ्तो शदीद करने और ताल्लुकात को बढ़ाने का एक तरीका है। जो मेलिनोवस्की थे, उन्होंने एक अपनी अनुमान में, जिसे ऑर्गोनट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक कहा जाता है, उसमें अपनी बात रखी और जाहिरी इस्तेमाल की कदर के बगैर एशिया का तबादला, तिजारत में सहूलियत फराहम करने, हैसियत पर गुफ्तगू करने और ताल्लुकात को बढ़ाने का एक तरीका है। मेलिनोवस्की ने तजवीज पेश की कि तबादले ने जंग के लिए बतौर सोग्रोट काम किया, जिसने इस बात पर तवज्जो मरकूज की कि माशरों में इदारे किस तरह तवाजुन कायम कर रहे हैं। और इन्होंने यही बात कही कि माशरे में इदारे, जो मुख्तलिफ इदारे थे, वो किस तरह से तवाजुन बरकरार करें, क्योंकि इनका तवाजुन जरूरी था। और इनका तवाजुन जरूरी इसलिए था क्योंकि समाज में बराबरी और बरादरी का बायस बने। समाजी निजाम में तवाजुन पैदा करते हैं ताकि इसे हम आहंगी से काम कर सके। ये मेलिनोवस्की की फंक्शनलिज्म से मुतसादिम था।
اور بعد میں آنے والی فرانسیسی سختیات سے بالکل مختلف تھا، جس نے زبان اور علامت میں تصوراتی ڈھانچے کا جائزہ لیا تھا۔ میلینووسکی اور ریڈ کلف براؤن کا اثر اس حقیقت سے پیدا ہوا کہ انہوں نے باس کی طرح فائل طور پر طلباء کو تربیت دی اور جارحانہ طور پر اسے ادارے بنائے جو ان کے پروگراماتی عزائم کو آگے بڑھاتے تھے، کیونکہ علم کا پھیلاؤ اسی عمل سے ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے طلباء کو تربیت دیتے ہیں اور وہ تربیت جو ایک صحیح ہے اور وہی تربیت جو ایک انسان کو کسی مقام پہ لاتی ہے۔ یہ خاص طور پر ریڈ کلف براؤن کے ساتھ معاملہ تھا، جس نے برطانوی سلطنت اور دولت مشترکہ کی یونیورسٹیز میں پڑھا کر سماجی بشریات کے لیے اپنا ایجنڈا پھیلایا۔ جو ریڈ کلف براؤن تھے، جس نے برطانوی سلطنت اور دولت مشترکہ کی یونیورسٹیز میں پڑھا تھا اور سماجی بشریات کا انہوں نے اپنا ایجنڈا پھیلایا۔ اس نے کئی کورسز متعارف کروائے، ان میں سے آدمی معاشروں میں رشتہ داری کے نظام اور پریمیٹیو کلچرل اینتھروپولوجی تھا، اور لیکچر کے اوقات کا سالانہ 40 سے کم سے پڑھا کر 120 کر دیا۔ جلد ہی ہفتہ وار سیمینار اس نے بلائے جو اب بھی چلتا ہے۔ آج ایک ڈربن گیا سیمینار ایک چھوٹے سے کمرے میں منعقد کیے گئے تھے، جس میں گریٹ مین آگ بڑک رہی تھی، جس میں میلینووسکی ایک بڑی ٹوکری والی کرسی پہ بیٹھا تھا، جسے ماہرین عمرانیات ایڈورڈ ویسٹر مارک نے وصیت کی تھی۔ ایک طالب علم کو یاد آیا کہ کس طرح کمرے کے اونچے کھڑکیوں کا سامنا چارلس ڈیکنز کی اصل اولڈ کیوریاسٹی شاپ سے ہوا تھا۔ میلینووسکی کو 1926 میں LSE لیڈرشپ کے لیے مقرر کیا گیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے سماجی بشریات برطانیہ میں لندن میں LSE اور UCL، جن کے دشمنی ان محکموں کے متوازی توسیع کے ساتھ چل رہی تھی، اور آکسفورڈ اور کیمبرج کی یونیورسٹیز میں قائم ہو رہی تھی۔ USL فورگیت کا ایک مرکز تھا، یہ خیال کی ثقافت رابطے کے ذریعے پھیلاتی ہے، جبکہ LSE پر سماجی ارتقاء پسندوں کا غلبہ تھا۔ میلینووسکی اس دنیا میں اپنے فنکشنلزم کے اپنے نقطہ نظر کے ساتھ داخل ہوئے، جس نے تجویز کی کہ موجودہ دور میں ایک روح کے استعمال کی تلاش کرنی چاہیے۔ یورپی معاشرے کے تناظر میں اس کا کام، اس نے دلیل دی کہ یہ
मशक़ के वजूद के सबसे ज़्यादा तिजारती बुनियाद पर वजाहत फराहम करेंगे। 1920 की दहाई में फ्लावर, स्पेलमैन, रॉकफेलर मेमोरियल फंड को मुसलसल तौसीफ से गुजरने के LSC खातिर ख्वाह फंडिंग ने काबिल बनाया, जिससे यह कहा गया कि एक ऐसा इदारा है जिस पर कांग्रेस कभी कायम नहीं होता। 1987 की एंथ्रोपोलॉजी चेयर LSC सोशल साइंस की तरफ रॉकफेलर की बड़ी तवज्जो का एक नतीजा था। मेलिनोवस्की को गैर फायदा उठाने वाला नहीं ने मुशाहिदा किया कि वो एक गैर मामूली कॉक्स था, ताहम कारोबारी शख्स था जिसने बाअसर लोगों को स्कूल में लाया। LSC नवाबादी दफ्तर से राबिते के और आमतौर पर आलमी महावरी बुश्रियाती तहकीक के अमली इस्तेमाल का प्रचार किया, जैसा कि कॉक्स ने तनस किया है। असरात के दौर में मेलिनोवस्की ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया पसंद कर दी है, और यही वो सारी बातें हैं, यही वो सारा फलसफा है जो समाजी बुश्रियात के अलमबरदारों के बारे में बात करता है, और यही वो सारा दर्स है जो हमें इन लोगों के बारे में, इन शख्सियत के बारे में बताता है जो समाजी बुश्रियात की अक्कासी करते हैं। और यही वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से हमारे पास इस इल्म को लाया, और इन्हीं के वजूद से और इन्हीं की वजह से हमारे पास बहुत सारी जो तरीके हैं, तरीकेकार हैं, हमारे पास आए। और यही वो सारे तरीके हैं जो हमारे पास आके हमने तरक्की याफ्ता दुनिया में चीजों को खोज किया। और जब हमने चीजों को खोज किया तो हम यही पाते रहे कि किस तरह से पिछले वक्त में एक मामूली चीज थी और तरक्की की वजह से इसका तवाजुन बदल गया। हालांकि जो हर वक्त और हर पल जो भी एक इंसान या समाजी बुश्रियात के अलमबरदार थे, वो अक्सर इस चीज की दिलचस्पी रखते थे कि कोई ना कोई हमें एक कोई ना कोई नुक्ता और कहीं ना कहीं हमें वो इल्म मिले जिससे हमें और हम लोगों तक पहुंचा सके। और वो सारा इल्म शायद इन्हीं अलमबरदारों की वजह से है जो चाहे समाजी बुश्रियात हो, चाहे समाजियात है, चाहे दीगर उलूम हो, वो सारी चीजें हमारे पास आती हैं। और यही वजह है कि और यही सारे सिलसिले हैं जो हमें इमरानियात की नवियत और दायरे कार का मुताला करते हैं। ये सारी चीजें हमारे पास, चाहे वे समाजियात का उरूज होना, समाजियात का ज़हूर होना, समाजियात बुश्रियात का इल्म होना, चाहे वो अलमबरदारी हो, चाहे वो सकाफत के बारे में बातें हो, और ये सारी चीजें मिलके इमरानियत की नवियत और दायरे कार का मुताला करते हैं। और यही जिसे हम नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। नमस्ते।